राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, फिर राष्ट्र की परिभाषा, फिर राष्ट्र की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका समाज, उसकी शासन व्यवस्था। क्योंकि राष्ट्र जो है वो मात्र एक जमीन का भी नाम नहीं होता है, उसकी यद्यपि उसकी एक जमीन भी होती है, लेकिन मात्र जमीन से ही राष्ट्र नहीं बनता है। उसकी सामाजिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी शिक्षा, चिकित्सा, कृषि व्यवस्था, उस देश का पूरा एक बहुत बड़ा ढांचा होता है। वो ढांचा कैसे प्रारंभ हुआ, राष्ट्र की जो कल्पना है और राष्ट्र का जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ, वहाँ से शुरुआत की। और वो जिनको आज के बेपढ़े मूर्ख लोग प्रमाण मानते हैं, मीन्स हमारे बेपढ़े लिखे मूर्ख लोग किसको प्रमाण मानते हैं? वो अपने वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, रामायण को, महाभारत को, अपने भारतीय तथ्यों को प्रमाण ही नहीं मानते। वो प्रमाण किसको मानेंगे? भाई अमेरिका वालों ने क्या कहा? अमेरिका किस बात का प्रमाण है भाई? अमेरिका और यूरोप के लोग जो कह दें वो इनके लिए प्रमाण। हिंदुस्तान में कोई यूं कह दे कि अमेरिका की अदालत ने योग को सेक्युलर कहा, तो यहां हेडलाइन चलती है, अरे भाई योग को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट अमेरिका देगा तो हम मानेंगे। तो यद्यपि ये एक अच्छी मानसिकता नहीं है, तथापि क्योंकि वो अमेरिका को, वो ब्रिटेन को, वो यूरोप को ही प्रमाण मानते हैं, तो उन्हीं की भाषा में बहन केडिया जी ने ये कहा कि जब तुम्हारा दुनिया में अस्तित्व नहीं था तब हम इस दुनिया में थे, तुम ही कह रहे हो। अब अमेरिका वालों से पूछे कि तुम्हारा अस्तित्व कब से, तो बेचारे कहते हैं कि हमको 500 साल पहले तो हमको यही पता ही नहीं कि हम कहां थे दुनिया के नक्शे में। और अभी भी जो दुनिया के राष्ट्र सरवाइव कर रहे हैं, अरे छोड़ो 50 लाख साल पहले क्या था, और भारत में तो हम 1,96,8,53,114 वर्ष पुराना अपने इस देश का अतीत मानते हैं। एक मेरे से बोला, बाबा इतना लंबा कैलेंडर कहां से लेके आए? तो मैंने कहा भाई तुम ये 2000 साल पुराना कैलेंडर कहां से लेके आए कि 2013 चल रहा है? बोले 2013 तो मैंने सोचा नहीं कहां से आया। कोई हिंदुस्तान के लोगों से पूछे कि तुम हर कहीं पर भी साइन करते हो और लिख देते हो 1/8/2013, अब इससे कोई पूछे 1/8/2013 ये तेरे बापू की बर्थ डेट है कि तेरे दादे की है कि परदादे की है, ये राम जी की है कि कृष्ण जी की है कि शिव जी भगवान की है? अब इसको श्रावण मास से चल रहा है, 2070 चल रहा है, इसको पता ही नहीं है। ये तो विक्रम संवत है, ये भी कोई बहुत पुराना, ये तो विक्रमादित्य। अब ईसा मसीह के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में डेट लिखी जाती है। हम ईसा मसीह का आदर करते हैं, हम आचार्य चाणक्य का आदर करते हैं, चंद्रगुप्त का आदर करते हैं, हम विक्रम का आदर करते हैं। उससे पहले हम राम कृष्ण का, शिव भगवान का आदर करते हैं। उससे पहले हमारे कोटि कोटि ऋषि मुनि वे वेदों का आदर करते हैं। भाई अपने, अब बताओ इनसे कोई पूछे। अब ये तो एक छोटी सी बात। दूसरी तथ्य में मैंने कही कि कई बार बहस चलती है कि ये इतना बड़ा सृष्टि सम्मत कहां से लेके आए। मैंने कहा तुम कहां से लेकर के आए 2013? अभी भी, अब तो थोड़ा बहुत लोगों ने बोले भाई आपस में लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए मान लो। भारत में कुछ कमजोर राज्यकर्ता आए। जब कोई राष्ट्र बहुत शक्तिशाली होता है तो उसमें जो फिर राजा आता है वो पराक्रमी नहीं रह जाता, यदि वो अपने गौरव को भूल जाता है तो इसलिए महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को लिखा है, जब भारत का बहुत वैभव बढ़ गया तो लोग यहां लड़ने लग गए, फिर विलासी हो गए, फिर थोड़े कमजोर पड़ गए। तो जो भारत के राज्यकर्ता, जब इतना वैभव उनसे संभाला नहीं गया तो कमजोर पड़ गए, आपस में लड़ने लग गए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को भूल गए। आपस में लड़ते थे, दूसरे ने, किसी ने हमको नहीं हराया। अभी 200 साल पहले तक भी जो राजा ताकतवर हो गया वो दूसरे पर राशन लेके चढ़ाई करता था। तो आपस में हम जरूर लड़े,
आपस में हमने युद्ध जरूर किए, लेकिन किसी दूसरे राष्ट्र ने भारत के ऊपर कभी युद्ध नहीं किया, ये केरिया बहन जी का कहना था। ये जो आपस में लड़ाइयां होती रही ना हमारी, इनको ही लोग गुलामी कहने लग गए। फिर ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। भाई हिंदुस्तान में कब आपस में राजा कब नहीं लड़े? तो शकों का, होणों का, ये आपस में जो, जिनको यवन भी कहते थे, ये जो है, अब बहुत लंबा थोड़ा इतिहास हो जाएगा। कहने की बात ये है कि हिंदुस्तान एक अजेय राष्ट्र रहा है। उसमें बीच में कुछ लोगों ने आकर के थोड़ा हस्तक्षेप किया, जिसके लिए जो है युद्ध ना प्रयोग करके बहन ने कहा कि कुछ हस्तक्षेप किया, वो सत्य। और फिर क्या किया कि छल बल से संधियां कर ली, इधर कर लिया, उधर कर लिया, इसको उससे भिड़ा दिया, उसको उससे भिड़ा दिया, अपने भी लोगों को आपस में भिड़ा दिया। जैसे आज तक भी लड़ते भिड़ते हैं, थोड़ा नासमझी के कारण से थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई। तो वो भी कुछ हिस्से में हुई, पूरे भारत में नहीं हुई है। ये कहने का तात्पर्य है कि भारत पहले भी बहुत शक्तिशाली था और आज भी बहुत शक्तिशाली है। अब मैं दूसरी तरह से इस बात को कहता हूं। पहले इराक, ईरान से लेकर के और इधर तिब्बत से, मंगोलिया से लेकर के और जो है ये पूरा सुदूर दक्षिण तक, जो है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, कंबोडिया तक, ये तो एक भारत का बड़ा, तो वो भारत आज यहां आ गया। और आज फिर अपने आंखों के सामने हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो है ये बांग्लादेश, ये सब टूटता फूटता देख लिया। अब क्या होगा? अब यदि कोई हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक नहीं होगा, विवेकशील स्वाभिमानी शासक नहीं होगा, विद्वान, पहले देश का राजा का लक्षण कहां से शुरू होता था? वो बड़ा पराक्रमी था, बड़ा विद्वान था, फिर बड़ा विनयशील था, न्यायप्रिय था और प्रजा से बहुत वात्सल्य करता था और प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी। आज वाले एक भी राजा में कोई गुण दिखाई देते? अब क्या होगा? आज के जो राज्यकर्ता हैं उनमें ये तो एक भी गुण नहीं दिखता। फिर ये किस बात के राजा? फिर हम कहेंगे जी वो तो हैं, उनको क्यों ढोएं? तो आप में से भी 5, 10, 20, 25 साल बाद ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जो पराक्रमी हो, जो विनयशील हो, जो लोकप्रिय हो और जो अपना सर्वस्व मां भारती के लिए अर्पित करने के लिए तैयार हो और इसका खोया हुआ वैभव दिला सके, उसके गौरव को जाने तो सही। भाई अब मान लीजिए एक दो से अपेक्षा ही करते हैं कि ऐसा कर देंगे और उन्होंने भी ना किया तो फिर क्या ये भारत माता की जो वीर प्रसूता कोख है वो सूनी हो गई है क्या? जैसे आम गांव का आदमी भी पड़ा कहता है इसने मेरी मां के साथ, इसने मेरे बाप के साथ, इसने मेरे घर वालों के साथ ये किया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो हिंदुस्तान का एक एक युवक एक कसम खा ले कि इन्होंने भारत मेरी मां और उसके साथ में धोखा किया है, क्रूरता की है, उसको जो है लूटा है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक एक व्यक्ति एक कसम खा लेगा तो हिंदुस्तान बच जाएगा। अरे लोग तो अपनी एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक व्यक्ति के मान और सम्मान के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं। हमें भारत मां जो सबकी मां है, अपनी मां की इज्जत आबरू के लिए जब अपनी कुर्बानी कर सकते हैं, तो भारत मां जो हम सबकी मां है उसकी इज्जत की बात आई है तो जो है दांव तो लगाएंगे। अगली बात, ये जो जिन देशों की बात की जाती है इन्होंने क्या कर रखा है? 50 साल आगे का लेके खा रखा है। एक बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने पूरी दुनिया को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैंने हिस्ट्री किताबों से कम, मैंने आंखों से ज्यादा पढ़ी है। मैंने दुनिया की गरीबी और अमीरी किताबों में से कम, मैंने दुनिया से ज्यादा देखी है। मैंने छोटा और बड़ा क्या होता है उसको किताबों में नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको मैं कह रहा हूं, ब्रिटेन से लेकर के अमेरिका, यूरोप के लोगों ने 50 साल 100 साल आगे तक का उधार ले रखा है। उन्होंने जो गाड़ियां खरीद रखी हैं, उन्होंने जो बंगले बना रखे हैं, उन्होंने जो सड़कें बना रखी हैं, 50-100 साल तक आगे वो चुकाएं तो उधार को नहीं चुका सकते। 1000 लाख करोड़ यदि अमेरिका को चुकाना पड़े तो वो आने वाले कम से कम 50 साल नहीं चुका सकता। ये तो गवर्नमेंट का कर्जा है, लोगों के ऊपर जो कर्जा है वो अलग है। हर आदमी, और उन्होंने क्या इकोनॉमी का क्या बना रखा है, पूरा चक्र, कि आदमी को उधार इतनी दे दो कि फिर जबरदस्ती उसको काम करना पड़े। ये उनका तर्क होता है कि आदमी उधार ले लेगा तो मेहनत करेगा कि मुझे मकान की किस्त देनी है,
इसलिए तो उनका सबका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, सब बीमारियां बढ़ रही है। ये हिंदुस्तान में बीमारी लग गई। उनको वो कमाते इसलिए हैं कि मकान का कर्ज देना है, कमाते इसलिए हैं कि गाड़ी की किस्त देनी है, कमाते इसलिए हैं कि जो भी उन्होंने अपने ऐशो आराम के सामान ले रखे हैं। 99% लोग अमेरिका के कर्जदार हैं। और हिंदुस्तान के लोगों ने जो भी मतलब टैक्स की चोरी को, इसलिए मैं सेकंड दर्जे की बात गिनता हूं, हिंदुस्तान के लोगों ने इतना दबा रखा है कि ये 100 साल तक भी इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने घड़े में दबा रखा है, किसी ने बुखारी में दबा रखा है, किसी ने कहीं। हमारे यहां पर गड़े हुए धन की कितनी कहानियां मिलती हैं। अमेरिका में कभी सुना है कि कोई गड़े हुए धन की कहानी मिलती है? उनके पास था ही नहीं, दबाएंगे कहां से? उन्होंने तो ऊपर से ले रखा है। जो है मैसूर के राजा के पास में 51,000 टन सोना तो अकेले मैसूर के राजा के पास था। आज के डेट में उसकी वैल्यूएशन करें तो 150 लाख करोड़ रुपए का सोना अकेले के मैसूर के राजा के पास। ऐसे जैसे मैसूर का राजा था, ऐसे ऐसे देश के अंदर 500 राजा थे। अब 500 राजा थे, उनकी संपत्ति आज के हिसाब से हम गिने तो कुल जो है विश्व की अर्थव्यवस्था का तो हमारे इन राजाओं के पास उस समय था, आज से 200 साल पहले, कुल विश्व की अर्थव्यवस्था का करीब बराबर का पैसा उस समय का। पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ। तो आज भी भारत उनको 50-100 साल तक अपना कर्ज चुकाने के लिए लगेगा। और हिंदुस्तान यदि अपनी दौलत का ठीक से इस्तेमाल करे तो हमें 50-100 साल तक, हम अमेरिका से डरे किस बात से कि वो हमारे ऊपर ये पाबंदी लगा देगा, वो पाबंदी लगा देगा। अमेरिका पाबंदी लगाने वाला कौन होता है?